इमरान सीरीज नावल X2 का राज बाय ज़हीर अहमद 14वां हिस्सा मुकम्मल नावल। चंद लम्हों बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक जदीद 7 का लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर था। उसने ट्रांसमीटर इमरान को दिया तो इमरान ने ट्रांसमीटर ऑन किया और फिर उस पर एक फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। हेलो हेलो, प्रिंस ऑफ डंप कॉलिंग, हेलो ओवर। इमरान ने फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करते ही दूसरी तरफ कॉल देनी शुरू कर दी। यस ब्लैक स्नेक अटेंडिंग यू ओवर। राबता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। अपना नाम बताओ ओवर। इमरान ने करख्त लहजे में कहा। रेहान बोल रहा हूँ ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। A1 कहाँ है ओवर। इमरान ने पूछा। वह हेडक्वार्टर में मौजूद है प्रिंस ओवर। रेहान ने जवाब दिया। और तुम कहाँ हो ओवर। इमरान ने पूछा। मैं अपनी रिहायशगाह में मौजूद हूँ ओवर। रेहान ने कहा। ओके, मुझे तुमसे चंद मालूमात लेनी है। ये बताओ कि A1 ने मेरे दो साथियों जोसेफ और जवाना को अपने हेडक्वार्टर लाने के लिए किसे भेजा था ओवर। इमरान ने पूछा। वो दोनों सिंदबाद होटल में थे प्रिंस, और A1 उन्हें खुद लेने गया था ओवर। रेहान ने जवाब दिया तो इमरान ने बेअख्तियार जबड़े फेंच लिए। ब्लैक ज़ीरो के चेहरे पर भी सख्ती और करख्तगी उभर आई थी। क्या तुम्हें यकीन है कि A1 खुद गया था ओवर। इमरान ने उसी अंदाज में पूछा। यस प्रिंस, वो बंद बॉडी वाली स्टेशन वैगन लेकर गया था। मैंने कहा था कि मैं उसके साथ चलूं, लेकिन उसने मुझे साथ ले जाने से इनकार कर दिया था ओवर। रेहान ने कहा। तो क्या वो इन दोनों को हेडक्वार्टर लाया था ओवर। इमरान ने पूछा। नो प्रिंस, A1 ने बताया है कि उसने इन दोनों को फ्रासिक के मखसूस ठिकाने पर पहुंचा दिया है, जहां से उन्हें आज रात इसराइल शिफ्ट कर दिया जाएगा ओवर। रेहान ने कहा। क्या तुम फ्रासिक के ठिकाने के बारे में जानते हो ओवर। इमरान ने पूछा। नहीं, वो A1 का पर्सनल ठिकाना है जिसके बारे में उसने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने भी इत्तेफाक से ही उसके मुंह से ये नाम सुना था, लेकिन मेरे उसके बारे में पूछने पर वो टाल गया था। क्यों प्रिंस, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो ओवर। रेहान ने हैरत भरे लहजे में कहा। कुछ देर पहले A1 ने चीफ को कॉल की थी और उसने बताया है कि उसने जोसेफ और जवाना को लेने के लिए A6 को भेजा था। A6 इन दोनों को लेकर उसके मखसूस ठिकाने पर पहुंचने वाला था, लेकिन वो उन दोनों को वैगन समेत लेकर गायब हो गया था। उसने A6 से राबता करने की कोशिश की, लेकिन A6 से उसका राबता नहीं हो रहा था। इमरान ने कहा। और फिर उसने उसे वो सब कुछ बता दिया जो A1 ने बताया था। ये सब कैसे मुमकिन है प्रिंस। उन दोनों को लेने के लिए A6 नहीं, A1 खुद गया था, और उसे मुझे बताया भी है कि उसने दोनों को फ्रासिक पहुंचा दिया है और आज रात ही वो उन्हें लेकर इसराइल चला जाएगा ओवर। सारी बात सुनकर रेहान ने हैरत भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है कि A1 ने चीफ से झूठ बोला है ओवर। इमरान ने दांतों से होंठ काटते हुए कहा। यस प्रिंस, इसके सिवा और क्या कहा जा सकता है। लेकिन A1 झूठ कैसे बोल सकता है। वो तो झूठ से सख्त नफरत करता है, और फिर वो अपने काम में महारत तामा का दर्जा रखता है। वो हर काम सोच समझ कर और बाकायदा प्लानिंग से करता है ओवर। रेहान ने कहा। तो फिर इस बार उसने झूठ क्यों बोला है, और इस झूठ के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है ओवर। इमरान ने पूछा। मैं क्या कह सकता हूँ प्रिंस, इस बात का जवाब तो वही दे सकता है ओवर। रेहान ने कहा। मेरे अंदाजे के मुताबिक या तो A1 गद्दारी कर रहा है या फिर किसी ने उसकी जगह ले ली है ओवर। इमरान ने कहा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है प्रिंस, मैं आज ही उससे मिला हूँ। मुझे तो उसमें ऐसा कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया है। अगर वो बदल गया होता या उसकी जगह कोई और होता तो मुझे उसका फ़ौरन पता चल जाता। वो नॉर्मल अंदाज में मुझसे मिला था और उससे मेरी बातें भी हुई थी ओवर। रेहान ने कहा। क्या बातें हुई थी ओवर। इमरान ने पूछा। इसी बात पर उसने मुझसे डिस्कस की थी कि पकीशिया से आपके दो स्याफाम साथी पहुंच रहे हैं, जिन्हें A1 ने न सिर्फ होटल से लाना था बल्कि उन्हें इसराइल भी पहुंचाना है। A1 ने बताया था कि स्याफाम जिनके नाम जोसेफ और जवाना है और वो आपके साथी हैं, और वो इसराइल की एक ताकतवर एजेंसी सुपर एजेंसी के खिलाफ काम करने आ रहे हैं, और उनके इस काम में हमें भी तावन करना है ओवर। रेहान ने जवाब दिया। क्या उसने तुम्हें जोसेफ और जवाना के नाम खुद बताए थे ओवर। इमरान ने पूछा। हाँ, उसी ने दोनों के नाम बताए थे ओवर। रेहान ने जवाब दिया। तो क्या तुमने उसके लहजे या उसके अंदाज में कोई नई और ऐसी हैरत अंगेज बात नोट नहीं की जिससे तुम्हें उस पर कोई शक हो सकता हो ओवर। इमरान ने कहा। नहीं, उसके बोलने बल्कि उसके किसी भी अंदाज में मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ था ओवर। रेहान ने कहा। उसने चीफ को A6 के बारे में बताया है। क्या तुम जानते हो कि A6 कौन है ओवर। इमरान ने पूछा। यस प्रिंस, उसका नाम फ़ाखर कंदानी है ओवर। रेहान ने जवाब दिया। कहाँ है ये फ़ाखर कंदानी और इसका तल्लक किस ग्रुप से है। मेरा मतलब है कि वो तुम्हारे लिए काम करता है ये A1 के लिए ओवर। इमरान ने पूछा। वो A1 के ग्रुप में है और आज सुबह से मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिया है, हालांकि वो रोज़ ही हेडक्वार्टर आता है ओवर।
रहान ने कहा, उसकी रिहायशगाह का पता है तुम्हें ओवर? इमरान ने पूछा। यस प्रिंस, 1-2 बार मैं उसकी रिहायशगाह में जा चुका हूँ ओवर। रहान ने कहा, ठीक है, उसके बारे में मालूमात हासिल करो कि वो कहाँ है। अगर A1 ने कोई गड़बड़ की है तो फिर हो सकता है कि उसने A6 को कहीं गायब कर दिया हो ताकि सारा इल्ज़ाम उसी पर आ जाए। तुम्हें अब A1 पर गहरी नज़र रखनी है ताकि पता चल सके कि वो क्या कर रहा है और उसके अज़ाइम क्या हैं ओवर। इमरान ने कहा, यस प्रिंस, मैं आज से ही अपना काम शुरू कर देता हूँ। अगर मुझे A1 की किसी भी बात पर शक हुआ तो मैं आपको उससे फ़ौरन आगाह कर दूंगा ओवर। रहान ने कहा, क्या तुम किसी तरह उसकी कॉल्स टेप कर सकते हो ओवर? इमरान ने कुछ सोच कर पूछा। कॉल टेप करना तो मुश्किल है, लेकिन आप कहते हैं तो मैं ये काम भी कर लूँगा ओवर। रहान ने कहा, गुड शो, अगर ये काम हो जाए तो उसके राबतों का पता चल जाएगा ओवर। इमरान ने कहा, यस प्रिंस ओवर। रहान ने कहा, मैंने A1 को अपनी और अपने साथी की आमद की इतला दी है। तुम उस पर नज़र रखो और चेक करो कि वो ये खबर किस किस को बताता है और मेरी आमद का उस पर क्या रद्द अमल सामने आता है ओवर। इमरान ने कहा, ओह, क्या आप वाकई आ रहे हैं ओवर? रहान ने चौंक कर कहा, इस सिलसिले में मैं चीफ से बात करूंगा। अगर चीफ ने इजाज़त दी तो हो सकता है कि मैं पहुंच जाऊं, वरना सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे ओवर। इमरान ने कहा, यस प्रिंस ओवर। रहान ने कहा तो इमरान ने उसे चंद मज़ीद हदायत दी और फिर ओवर एंड ऑल कहकर राबता ख़त्म कर दिया। आपने इसे अपनी आमद से लाइलम क्यों रखा है? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। A1 ने मुझे वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। वो क्या कर रहा है इसके बारे में मालूम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर वाकई किसी ने उसकी जगह ले ली है तो यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। वो हमारे फॉरेन एजेंट्स के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर वो कोई और है तो फिर उसने उकाब ग्रुप में अपने बहुत से आदमियों को शामिल कर लिया होगा ताकि वो उकाब ग्रुप की मुसलसल मॉनिटरिंग कर सके। अगर मेरा शक दुरुस्त है तो फिर मुझे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा और ज़ाहिर है इसके लिए मुझे उन सब से खुद को दूर रखना होगा। अगर उनमें से किसी एक का भी तल्लक सुपर एजेंसी या किसी भी इसराइली एजेंसी से हुआ तो वो हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए अब मुझे अकेले ही वहाँ जाना होगा ताकि सबसे पहले मैं उकाब ग्रुप में मौजूद काली भेड़ों को तलाश कर सकूँ। इमरान ने कहा। अकेले मतलब अब आप टाइगर को अपने साथ नहीं ले जाएंगे? ब्लैक ज़ीरो ने कहा, नहीं, उसे साथ ले जाने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। हर जगह एक से भले दो होते हैं, लेकिन यहाँ दो से भला एक ही है। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो एक तवील सांस लेकर रह गया। इमरान के चेहरे पर एक बार फिर ठोस चट्टानों जैसी संजीदगी उभर आई थी। जोसेफ और जवाना के सुपर एजेंसी के हवाले होने का सुनकर ही वो संजीदा हो गया था। अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। जोसेफ के मुंह से एक कराह निकली और उसने यकलख्त आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसने बेख्तियार उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसे मालूम हो गया कि वो रार्ड्स वाली कुर्सी पर जकड़ा हुआ है। झटका लगते ही उसके दिमाग में हलचल सी पैदा हो गई। उसने बौखलाई हुई नज़रों से इधर उधर देखा और फिर ये देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं कि वो एक छोटे से कमरे में मौजूद था जहाँ एक दीवार के साथ दो कुर्सियाँ रखी हुई थीं। उनमें से एक कुर्सी पर उसे जकड़ा गया था जबकि उसके साथ वाली दूसरी कुर्सी पर जवाना भी जकड़ा हुआ था। जवाना का सर ढलका हुआ था जैसे वो गहरी नींद में हो। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन खासा हवादार था। अलबत्ता कमरे में सामान नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। सामने एक फुलादी दरवाज़ा था जिसके ऊपर वाले हिस्से में सलाखें लगी हुई थीं और दूसरी तरफ से तेज़ रोशनी अंदर आ रही थी। कमरे में लाइट नहीं थी, वहाँ फैली हुई रोशनी उस दरवाजे की सलाखों से अंदर आ रही थी। जैसे जोसेफ का शऊर बेदार हुआ उसकी आंखों के सामने साबका मनाजर किसी फिल्म की तरह चलने लगे। वो जवाना के साथ सिंदबाद होटल के कमरे में मौजूद था जब उनसे सुरखुकाब मिलने आया था। उसने सुरखुकाब की निशानी देखी थी और फिर उसने सुरखुकाब को अपनी और जवाना की भी मखसूस निशानी दिखा दी थी। सुरखुकाब, जिसका असल नाम महमूद बिन हिसान था, उसने होटल के अकबी रास्ते से बाहर जाने को कहा और यह भी कहा था कि होटल के अकब में नीले रंग की एक स्टेशन वैगन मौजूद है। उन दोनों को उस वैगन में जाकर बैठना है, फिर वो आएगा और उन्हें लेकर किसी खुफिया ठिकाने की तरफ रवाना हो जाएगा। उन दोनों ने ऐसा ही किया था। वैगन में उनकी सुरखुकाब से बातें भी हुई थीं और वो दोनों चौंके मुसलसल सफ़र से थके हुए थे, इसलिए वो दोनों वैगन की सीटों पर ही दराज हो गए थे और फिर न जाने कब उनकी आंख लग गई थी। इसके बाद अब उसकी आंख खुली थी और आंखें खुलते ही उसने खुद को एक छोटे से कैद खाने में रार्ज वाली कुर्सी पर जकड़े पाया। वो यहाँ कैसे पहुँचे थे और किसने उन्हें यहाँ लाकर रार्ज वाली कुर्सियों पर जकड़ा था, इसके बारे में जोसेफ को कुछ मालूम नहीं था।
जोसेफ की नींद इस कदर गहरी नहीं होती थी कि कोई उसे उठाकर रार्स वाली कुर्सियों पर जकड़ देता और इसका उसे पता ही न चलता। वो तो मामूली से खटके की आवाज़ सुनकर जाग जाने वाला इंसान था। फिर ये कैसे मुमकिन था कि उसे नींद के आलम में किसी ने ना सिर्फ उठाया हो और फिर लाकर यहाँ रार्स वाली कुर्सी पर जकड़ दिया हो। जवाना का भी यही हाल था। नींद में उसे कोई छू भी लेता तो उसकी आंखें खुलने में देर नहीं लगती थी। हो ना, हाँ, तो हमें नींद के आलम में बेहोश किया गया था, लेकिन क्यों और ऐसा कौन कर सकता है? हमारे साथ तो सुरखुकाब था और सुरखुकाब तो बॉस के भरोसे का आदमी है, वो ऐसा क्यों करेगा? जोसेफ ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे जवाना के जिस्म में भी हरकत पैदा हुई और फिर चंद लम्हों बाद उसकी भी आंखें खुल गईं। आंखें खुलते ही उसने भी जोसेफ की तरफ फौरन उठने की कोशिश की, लेकिन उसे झटका लगा और उसे मालूम हो गया कि वो रार्स वाली कुर्सी पर जकड़ा हुआ है। ये क्या क्या मतलब? मैं यहाँ कैसे आ गया और किसने मुझे रार्स वाली कुर्सी पर जकड़ा है? जवाना ने आंखें फाड़ते हुए कहा। हमें यहाँ धोखे से लाया गया है, जोसेफ ने कहा। धोखे से क्या मतलब? कौन लाया है हमें यहाँ? जवाना ने चौंक कर कहा। यह काम सिवाय सुरखुकाब के और कौन कर सकता है? जोसेफ ने कहा। लेकिन कैसे? हम तो वैगन में थे, जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा। जब हम वैगन में सो गए थे तो हमारी नींद गहरी कर दी गई थी ताकि हमें इस बात का इल्म ना हो सके कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। जोसेफ ने जवाब दिया। नींद गहरी कर दी गई थी? ओह, तुम्हारा मतलब है हमें नींद के आलम में बेहोश किया गया था? जवाना ने चौंकते हुए कहा। हाँ, वैगन में बेहोशी की गैस फैलाई गई थी जिससे हम बेहोश हो गए थे और फिर बेहोशी की हालत में हमें यहाँ लाकर कैद कर दिया गया, जोसेफ ने जवाब दिया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया है? वो तो मास्टर का साथी है। और जवाना ने कहना चाहा। यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। उससे जो बातें हुई थी इस पर मुझे कोई शक नहीं हुआ था और फिर उसने हमें सुरखुकाब वाली निशानी भी दिखाई थी। अगर वो कोई और था तो फिर उसका एक ही मतलब हो सकता है कि किसी ने असली सुरखुकाब की जगह ले ली हो और उस पर तशद्दुद करके उससे सब कुछ उगलवा लिया हो, जोसेफ ने कहा। ओह, कौन कर सकता है ऐसा? जवाना ने कहा। हमारे दुश्मनों के अलावा और कौन हो सकता है? जोसेफ ने जवाब दिया। दुश्मन? तुम्हारा मतलब है हम इस वक्त किसी इसराइली एजेंसी की कैद में हैं? जवाना ने चौंक कर कहा। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, जोसेफ ने इस बात में सर हिलाकर जवाब दिया। तुम्हारा मतलब है कि सुरखुकाब दुश्मनों का साथी था और वो जानबूझकर हमें यहाँ लाया है? जवाना ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। हाँ, जोसेफ ने कहा। लेकिन क्यों? उसके लहजे और अंदाज से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो हमें डॉज दे रहा है, जवाना ने उसी अंदाज में कहा। वो बहुत चालाक है, उसे हर बात का इल्म था, इसलिए उसने हमसे ऐसा रवैया रखा था ताकि हम उस पर शक न कर सकें, जोसेफ ने जवाब दिया। तो जवाना ने बेअख्तियार जबड़े खींच लिए। अगर वो गद्दार है तो फिर मास्टर ने उस पर भरोसा क्यों किया और उसे हमारे पास क्यों भेजा था? जवाना ने गुस्सीले लहजे में कहा। शायद बॉस को इस बात का इल्म नहीं है कि सुरखुकाब दुश्मनों से मिला हुआ है और फिर मैंने ये भी तो कहा है कि हो सकता है सुरखुकाब की जगह किसी और ने ले ली हो और इससे हमारे बारे में सब कुछ उगलवा लिया हो, जोसेफ ने कहा। अगर ऐसा है तो फिर हमें बेहोश करके यहाँ कैद क्यों किया गया है? उन्होंने हमारे धोखे में पहले भी 2 अफराद को टारगेट कर दिया था, तो इस बार उन्होंने हमें बेहोशी की हालत में हलाक क्यों नहीं किया? सुरखुकाब के ज़रिए उन्हें ये तो कन्फर्म हो ही गया था कि हम कौन हैं और यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं, जवाना ने कहा। यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। सुरखुकाब ने यही बताया था कि सुपर एजेंसी हमारे खिलाफ हरकत में आ गई है और वो हमें हर हाल में हलाक कर देना चाहती है ताकि हम इसराइल दाखिल ना हो सकें। जब हम आसान टारगेट की शक्ल में उनके सामने आ गए थे तो फिर उन्होंने हमें अभी तक ज़िंदा क्यों रखा हुआ है? इसके लिए उन्हें ये सारा चक्कर चलाने की ज़रूरत ही क्या थी? जोसेफ ने कहा। मुझे तो अब भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा है कि सुरखुकाब ने हमें इस तरह धोखा क्यों दिया है, जवाना ने सर झुटकते हुए कहा। यह तो वही बताएगा, जोसेफ ने सादा से लहजे में कहा। क्या हम उसी की कैद में हैं? जवाना ने पूछा। मालूम नहीं, जोसेफ ने कांधे उचका कर कहा। उसी लम्हे उन्हें दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज़ें सुनाई दी तो वो चौंक पड़े। कोई आ रहा है। इस तरह बन जाओ जैसे अभी हमें होश ना आया हो, पता तो चले कि हमें कैद करने वाला कौन है, जोसेफ ने कहा। तो जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। इस सिलसिला में जोसेफ की टांगें मुसलसल कुर्सी के पायों पर हरकत कर रही थीं और उसे कुर्सी के पिछले पाए पर चंद तारों की मौजूदगी का एहसास हुआ था जो कुर्सी के अकबी हिस्से में जा रही थीं। जोसेफ ने इंतहाई मोहतात अंदाज में अपना पाँव मोड़कर अपने जूते की नोक उन तारों में फंसा ली थी ताकि वह ज़रूरत पड़ने पर एक झटके से उसे तोड़ सके। तारों का कुर्सी के अकबी पाए पर होने का ख्याल उसे कुर्सी की साख्त देख कर आया था। इमरान के साथ मिशंस पर काम करते हुए उसे और उसके साथियों को अक्सर ऐसी ही रार्स वाली कुर्सियों पर जकड़ा जाता था जिसके अकबी पायों पर तारें होती थीं
जिनसे बिजली की रो गुजर कर कुर्सी के राड्स के फंक्शन को कंट्रोल करती थीं। चंद लम्हों बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और 2 मशीन गन बरदार अंदर दाखिल हो गए। शक्ल सूरत से दोनों अफराद इंतहाई सख्त गिर और ख़तरनाक मालूम हो रहे थे और उनके चेहरों पर जख्मों के बेशुमार निशानात दिखाई दे रहे थे। ऐसा लगता था जैसे उनकी ज़िंदगी लड़ाई बड़ाई में ही गुजरी हो। जोसेफ और जवाना उन्हें कनखियों से देख रहे थे। उन दोनों के पीछे एक और आदमी अंदर आ गया। उस आदमी ने 3 पीस सूट पहन रखा था। उसके चेहरे पर इंतहाई दरश्तगी और गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसके बालों की कटिंग देखकर जोसेफ और जवाना समझ गए कि उसका तल्लक फ़ौज से है और वो कर्नल या फिर जनरल के रैंक ऑफिसर है। उस आदमी के साथ एक और आदमी था जिसे देखकर जोसेफ और जवाना दोनों ने जबड़े खींच लिए थे। वो महमूद बिन एहसान था। वही महमूद बिन एहसान जिसका कोड नेम सुर्ख उकाब था और जिसके एक पैर के अंगूठे के नाखन पर उन्होंने सुर्ख उकाब का निशान देखा था। मशीन गन बरदारों ने आगे बढ़कर मशीन गनों के रुख उन दोनों की तरफ कर दिए, जबकि महमूद बिन एहसान और उसके साथ आने वाला आदमी उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। ये तो अभी तक बेहोश पड़े हुए हैं, फौजी कटिंग वाले शख्स ने घराट भरे लहजे में कहा। आप कहें तो मैं इन्हें होश में लाने के इंजेक्शन लगा दूं? उसके साथ खड़े महमूद बिन एहसान ने कहा। नहीं, अगर तुमने इन्हें हेलियम स्कॉन गैस से बेहोश किया था तो फिर इन्हें एंटी इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उस आदमी ने कहा। तब फिर मैं इनके सांस रोकता हूँ, इस तरह इन्हें जल्द होश आ जाएगा। महमूद बिन एहसान ने कहा। हाँ ये ठीक है, होश में लाओ इन्हें ताकि मैं इनसे बात कर सकूँ। उस आदमी ने कहा तो महमूद बिन एहसान उन दोनों की तरफ बढ़ा। उसी लम्हे जोसेफ ने करा ली और फिर उसने आंखें खोल दी। उसे हरकत करते और आंखें खोलते देखकर महमूद बिन एहसान वहीं रुक गया। जोसेफ चंद लम्हे हैरत से इधर उधर देखता रहा, फिर वो आंखें फाड़ फाड़ कर महमूद बिन एहसान की तरफ देखने लगा। क्या मतलब, ये मैं कहाँ हूँ और तुमने मुझे इस तरह यहाँ क्यों बांधा है? जोसेफ ने जानबूझकर हकलाते हुए कहा। जोसेफ को होश में आते देखकर जवाना ने भी होश में आने की हरकत करनी शुरू कर दी। तुम दोनों इस वक्त मेरी कैद में हो, फौजी कटिंग वाले ने कड़क कर कहा। तो जोसेफ चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। कैद में, क्या मतलब और तुम कौन हो? जोसेफ ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं कर्नल स्कॉट हूँ, सुपर एजेंसी का चीफ, फौजी कटिंग वाले शख्स ने कहा और उसका नाम सुनकर जोसेफ को अपने दिमाग में चींटियां रेंगती हुई महसूस हुईं। कर्नल स्कॉट, सुपर एजेंसी? जोसेफ के मुंह से बेसाख्ता निकला। हाँ, तुम दोनों इस वक्त सुपर एजेंसी के हेडक्वार्टर में हो और तुम्हें महमूद बिन एहसान यहाँ लाया है, कर्नल स्कॉट ने कहा। तो जोसेफ आंखें फाड़ फाड़ कर महमूद बिन एहसान की तरफ देखने लगा। ये क्या है सुर्ख उकाब, तुमने हमें दुश्मनों के हवाले कर दिया, क्यों? जोसेफ ने आंखें फाड़ते हुए इंतहाई हैरत ज़दा लहजे में कहा। यह सुनकर उसे वाकई शौक लगा था कि महमूद बिन एहसान ने उन्हें असराइली एजेंसी के स्पुर्द कर दिया था जिसके खिलाफ वो काम करने आए थे, और इस एजेंसी का चीफ कर्नल स्कॉट उनके सामने खड़ा था, क्योंकि सुर्ख उकाब हमारे लिए काम करता है। सुर्ख उकाब की जगह कर्नल स्कॉट ने जवाब दिया। तो जोसेफ और जवाना सुर्ख उकाब को खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगे। क्या ये सच कह रहा है? जोसेफ ने सुर्ख उकाब को घूरते हुए घर्राट भरे लहजे में कहा। हाँ ये सच है, सुर्ख उकाब ने मुख्तसर अंदाज में कहा। क्या तुम असली सुर्ख उकाब हो या तुमने उसकी जगह ले रखी है? जवाना ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। मैं असली हूँ, मैं बाजार X2 के लिए काम करता हूँ, लेकिन हकीकत में मेरा तल्लक इसराइल से है और मैं इसराइल के खिलाफ काम करने वाले इन तमाम एजेंटों का मुहासबा करता हूँ जो मेरी तोस्त से आते हैं। उन्हें या तो मैं खुद ही हलाक कर देता हूँ या फिर मुतल्लिका एजेंसियों के सुपुर्द कर देता हूँ जिनको वो मतलूब होते हैं। तुम दोनों चौंके सुपर एजेंसी के खिलाफ काम करने आए थे, इसलिए मैंने तुम्हें कर्नल स्कॉट के हवाले किया है, सुर्ख उकाब ने जवाब देते हुए कहा। हो ना, तो तुम गद्दार हो। जोसेफ घर्राया। गद्दार नहीं, डबल क्रॉस एजेंट कहो। मतलूबा एजेंसियों को मालूमात फराहम करके और गैर मुल्की एजेंटों को उनके सुपुर्द करके मुझे इनाम मिलता है। तुम दोनों को भी यहाँ पहुँचाने का मुझे इनाम दिया गया है, बहुत बड़ा इनाम, सुर्ख उकाब ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मास्टर से गद्दारी की है सुर्ख उकाब, इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। एक बार मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ, फिर देखना मैं तुम्हें कैसी सज़ा देता हूँ, जवाना ने घर्रा कर कहा। अब यहाँ से तुम नहीं, तुम्हारी रूहें ही आज़ाद होंगी, और वो भी तुम्हारे मरने के बाद, सुर्ख उकाब ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा। तो जोसेफ और जवाना घर्रा कर रह गए। अब बताओ क्या करना है इनका, इन्हें हलाक कर दिया जाए या फिर तुम्हें इस बात का यकीन है कि अगर हम इन्हें ज़िंदा रखें तो इनके पीछे इमरान यहाँ ज़रूर आएगा? कर्नल स्कॉट ने सुर्ख उकाब की तरफ देखते हुए कहा। तो जोसेफ और जवाना उसकी बात सुनकर चौंक पड़े। चीफ X2 को जब इन दोनों के तुम्हारे कब्ज़े में जाने के बारे में बताया गया तो चीफ ने बताया था कि वो जल्दी इमरान और उसके किसी साथी को यहाँ भेजेगा। वो दोनों जब भी आएंगे तो मेरे ही पास आएंगे। मैं तो कहता हूँ कि उनके आने का इंतज़ार कर लो,
अगर इमरान को पता चल गया कि ये दोनों हलाक हो गए हैं तो वो आग बगोला हो जाएगा और फिर शायद वो मेरे काबू में भी ना आए। इन दोनों के जिंदा होने की खबर देकर मैं उसे मुतमईन कर सकता हूँ। सुरखुकाब ने कहा, क्या वो तुम्हारे साथ यहाँ आ जाएगा? कर्नल स्कॉट ने कहा, जब मैं इन दोनों से अफाम देवाओं को यहाँ ला सकता हूँ तो फिर इमरान और उसके साथी मेरे साथ क्यों नहीं आएंगे? मैं उन्हें ऐसा ही धोखा दूंगा कि मैं एक ऐसे खुफिया रास्ते के बारे में जानता हूँ जहाँ से हम आसानी से इसराइल पहुँच सकते हैं। मुझे यकीन है कि वो मेरे झांसे में आ जाएंगे और फिर मैं इन दोनों को भी यहाँ ले आऊँगा। सुरखुकाब ने कहा, सोच लो, अगर उसे शक हो गया कि तुम उसके खिलाफ हो और मेरे लिए काम कर रहे हो तो वो तुम्हारी आंतें बाहर निकाल देगा। कर्नल स्कॉट ने कहा, मैं इमरान के साथ मुतअद्दिद बार काम कर चुका हूँ कर्नल स्कॉट। उसे कैसे डील करना है ये मुझे बखूबी मालूम है और वो किसी भी सूरत में मुझ पर शक नहीं कर सकता। मैं उसे आसानी से शीशे में उतार लूँगा। सुरखुकाब ने कहा, बहुत से तुम्हारी हकीकत नहीं छुप सकेगी सुरखुकाब। वो चेहरा देखकर इंसान के दिल का हाल समझ लेता है। जब तुम उसके सामने जाओगे तो वो तुम्हारी शक्ल देखकर फ़ौरन समझ जाएगा कि तुम डबल क्रॉस एजेंट हो और उसे धोखा दे रहे हो। जोसेफ ने घबराते हुए कहा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। तुम दोनों को खुफिया ठिकाने पर ले जाने का कहकर मैंने वैगन के पिछले हिस्से में बेहोशी की गैस फैला दी थी। अगर इमरान ने मुझ पर शक किया तो मैं उसे भी बेहोश कर दूंगा और बेहोशी की हालत में इसराइल ले आऊँगा। सुरखुकाब ने कहा, इसराइल? तो क्या हम इसराइल में हैं? जोसेफ ने चौंक कर कहा। जवाना भी उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा था। हाँ, अभी तो तुम्हें बताया गया है कि तुम सुपर एजेंसी के हेडक्वार्टर में हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि सुपर एजेंसी के हेडक्वार्टर इसराइल से बाहर है? कर्नल स्कॉट ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, मैं वाकई यही समझा था कि तुम्हारा हेडक्वार्टर इसराइल से बाहर कहीं मौजूद है। जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसमें मुस्कुराने वाली कौन सी बात है? उसे मुस्कुराते देख कर कर्नल स्कॉट ने मुंह बनाकर कहा, सुरखुकाब ने हमसे गद्दारी की है, लेकिन इससे गद्दारी करते हुए भी हमारा एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। जोसेफ ने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, मसला हल कर दिया? क्या मतलब? कर्नल स्कॉट ने कहा, हम इसराइल पहुंचना चाहते थे और इसके लिए ज़ाहिर है हमें खुफिया तौर पर सरहद क्रॉस करनी थी, जिसमें हमें मसाइल का सामना करना पड़ सकता था और ये भी मुमकिन था कि हमारे लिए सरहद क्रॉस करने की कोशिश में हम हलाक हो जाते। लेकिन सुरखुकाब ने हमें इन तमाम परेशानियों से बचा लिया और हमें न सिर्फ इसराइल बल्कि तुम्हारे हेडक्वार्टर भी पहुँचा दिया जहाँ हम पहुँचना चाहते थे। जोसेफ ने जहरीले अंदाज से मुस्कुराते हुए कहा, हो ना, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम तुम्हें यहाँ जिंदा रखने के लिए लाए हैं? कर्नल स्कॉट ने गर्रा कर कहा, ये तो वक्त बताएगा कि कौन जिंदा रहता है। जोआना ने भी उसी अंदाज में कहा, ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं, क्यों ना इन्हें अभी और इसी वक्त हलाक कर दिया जाए। तुम इमरान को भी मत बताना कि हलाक कर दिया गया है, तुम इसे यही डोज देना कि दोनों जिंदा हैं। कर्नल स्कॉट ने सुरखुकाब की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं चाहता हूँ कि मुझे इमरान के सामने गलत बयानी ना करनी पड़े। उसकी बात गलत नहीं है कि वाकई इमरान में ऐसी खूबियाँ मौजूद हैं कि वो चेहरा देख कर दिल की बात समझ लेता है। ये ज़िंदा रहेंगे तो हमारे काम आएंगे। इमरान को धोखा देने के लिए हो सकता है कि मुझे इन दोनों को एक चारा बनाना पड़े। बड़ी मछलियों को फंसाने के लिए छोटी मछलियों को एक चारा बनाया जाता है। सुरखुकाब ने कहा, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। बहरहाल ठीक है, अगर तुम इन्हें चारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर वाकई इन दोनों का ज़िंदा रहना ज़रूरी है, लेकिन मैं इन्हें इस तरह होश में नहीं रख सकता। जब तक इमरान नहीं आ जाता उस वक्त तक मैं इन दोनों को तवील मुद्दत के लिए बेहोश रखूँगा। कर्नल स्कॉट ने कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा, इस तरह तुम इनकी तरफ से बेफिक्र भी हो जाओगे। सुरखुकाब ने कहा, डील हम। कर्नल स्कॉट ने अपने साथ आए मशीन गन बरदारों में से एक आदमी से मुखातब होकर कहा, यस चीफ। उस आदमी ने बड़े मौतबाना लहजे में कहा, इन दोनों को SX इंजेक्शन की डबल डोज दे दो अभी। कर्नल स्कॉट ने कहा, यस चीफ। डीलम ने कहा और उसने अपनी मशीन गन अपने साथी को पकड़ा दी और तेज़ तेज़ चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। जोसेफ ने अब कुछ करने का फैसला कर लिया था। सुरखुकाब और कर्नल स्कॉट की बातें सुनकर वह समझ गया था कि ये दोनों उन्हें जिंदा रख कर इमरान का शिकार करना चाहते हैं और उसे भी धोखे से अगवा करके यहाँ लाना चाहते हैं। यह दुरुस्त है कि वह भी इन दोनों को हलाक नहीं करना चाहते, लेकिन अगर इन्होंने इन दोनों को बेहोशी के इंजेक्शन लगा दिए तो फिर वो बेबस और लाचार होकर रह जाएंगे। ना वो उनसे इमरान को बचा सकेंगे और ना खुद को। जोसेफ ने पहले ही टांग मोड़कर कुर्सी के पिछले पाए पर लगी तारों में अपने बूट की टो फंसा रखी थी। उसने पाँव को जोर से झटका मारा तो पाए पर लगी हुई तारें टूट गईं। होना तो यही चाहिए था कि तारें टूटते ही खटाक खटाक की आवाज़ों के साथ उसकी कुर्सी के राड्स खुल जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही तारें टूटी उसी लम्हे जोसेफ को एक ज़ोरदार झटका लगा। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे उसकी कुर्सी में तेज़ करंट दौड़ गया हो। उसकी हलक से बेसाख्ता चीख निकल गई। उसे कुर्सी के राड्स ओपन क्लोज करने वाले फंक्शन की तारों के बजाय शायद दूसरी तारें तोड़ दी थीं, जिसका नतीजा ये निकला था कि उसकी कुर्सी में तेज़ करंट आ गया था। वो चंद लम्हे चीखता और तड़पता रहा, फिर साकत हो गया।
कॉलबेल की आवाज़ सुनकर लंबा तिरंगा नौजवान जो टीवी लाउंज में बैठा एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, बेख्तियार चौंक पड़ा। उसकी नज़रें बेख्तियार दीवार गिरी क्लॉक की तरफ उठ गईं, जहां रात के 2 बज रहे थे। क्या मतलब, इस वक्त कौन आ गया? उसने हैरत भरे लहजे में कहा। उसने सामने मेज़ पर पड़ा हुआ रिमोट कंट्रोल उठाया और टीवी का वॉल्यूम कम करने लगा। फिर उसने रिमोट कंट्रोल वापस मेज़ पर रखा और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। और फिर वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। कौन है? दरवाजे के पास पहुंचकर उसने कदरे ऊंची आवाज में कहा, प्रिंस गाउदी। बाहर से बारीक सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। प्रिंस गाउदी? क्या मतलब, कौन प्रिंस गाउदी? नौजवान ने हैरत भरे लहजे में कहा और फिर वो एक ख्याल के आते ही चौंक पड़ा। उसने बड़े बौखलाए हुए अंदाज में दरवाजे का लॉक हटाया और फिर एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर एक नौजवान खड़ा था जिसके चेहरे पर हमाकतों की आबशार बह रही थी और वह शक्ल सूरत से वाकई इंतहा गाउदी मालूम हो रहा था। नौजवान के होंठों पर मुस्कुराहट थी और वो आंखें चिपका चिपका कर उसे देख रहा था। प्रिंस, आप यहाँ इस वक्त? नौजवान ने आने वाले नौजवान की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कहा, जैसे उसकी आमद वाकई उसके लिए गैर मुतवक्का हो। क्यों, क्या किसी मेहमान के यहाँ आने का कोई टाइम मुकर्रर कर रखा है तुमने, या तुमसे मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है? प्रिंस ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी इस तरह अचानक और गैर मुतवक्का आमद पर मुझे वाकई हैरत हो रही है। नौजवान ने खुद को संभालते हुए कहा, कहते हो तो मैं वापस चला जाता हूँ और फिर तुम्हें इतला देकर आ जाता हूँ। प्रिंस ने उसी अंदाज में कहा, ओ नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप अंदर आ जाएं। नौजवान ने ज़बरदस्ती दांत निकालते हुए कहा, एक शर्त पर अंदर आऊँगा। प्रिंस ने कहा, कैसी शर्त? नौजवान ने हैरत भरे लहजे में कहा, मुझे अपने साथ मुफ्त में रखोगे, खाना पीना भी मुफ्त में होगा। मैं तुमसे जितनी बार भी चाय या कॉफ़ी मांगूंगा तुम इसका मुझसे कोई चार्ज नहीं करोगे। प्रिंस ने कहा तो नौजवान बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे मंजूर है, आप आएँ। नौजवान ने कहा तो प्रिंस सर हिलाता हुआ अंदर आ गया। नौजवान ने दरवाज़ा बंद करके लॉक किया और फिर मुड़कर प्रिंस के पीछे आ गया। आपने इतला दी होती तो मैं खुद आपको एयरपोर्ट से रिसीव करने पहुंच जाता। नौजवान ने बड़े मोतबाने लहजे में कहा, दरवाज़ा खोल कर भी तो तुमने मुझे रिसीव ही किया है, कौन सा मुझे गोद में उठाकर अंदर ले आए हो? प्रिंस ने मुंह बनाकर कहा तो नौजवान बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। आप जैसी शख्सियत को तो वाकई गोद में उठाकर तो क्या, कांधों पर भी बिठाकर लाया जा सकता है। नौजवान ने हंसते हुए कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे लिए इतना अहम हूँ कि तुम मुझे एयरपोर्ट से यहाँ तक 40 किलोमीटर का फासला कांधों पर बिठाकर तय कर सकते हो? नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ 40 किलोमीटर? अगर ये फासला 400 किलोमीटर का भी होता तो मैं फिर भी आपको कांधों पर बिठाकर लाना कबूल कर लेता। नौजवान ने हंसते हुए कहा, फिर तो तुम्हारा यकीनन कचूमर बन जाता। प्रिंस ने कहा तो नौजवान के कह के तेज़ हो गए। प्रिंस को देखकर जहाँ उसे हैरत हुई थी वहाँ उसके चेहरे पर इंतहाई जोश और खुशी के तासरात भी नुमायाँ हो गए थे, जैसे प्रिंस की आमद से उसके फ्लैट में 4 चांद लग गए हों और प्रिंस की आमद उसके लिए किसी आज़ाद से कम ना हो। मुझे ये भी मंजूर था। नौजवान ने कहा, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो वरना मुझे इख्तिलाज कलब हो जाएगा। प्रिंस ने कहा तो नौजवान एक बार फिर खिलखिला कर हंस पड़ा। आपको इख्तिलाज कल्ब नहीं हो सकता? नौजवान ने कहा, क्यों, क्या मैं इख्तिलाज कल्ब प्रूफ हूँ या फिर तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे सीने में दिल ही नहीं है? प्रिंस ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा, आपका दिल बेहद मजबूत है प्रिंस, और आप बड़े दिल गुर्दे के मालिक हैं। आप जैसे मजबूत असाब के मालिक को इख्तिलाज कल्ब हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। नौजवान ने कहा, तो फिर मुझे और क्या हो सकता है? प्रिंस ने मखसूस लहजे में कहा, कुछ भी नहीं। नौजवान ने कहा तो प्रिंस के होंठों पर भी मुस्कुराहट उभर आई। वो नौजवान के साथ सेटिंग रूम में आ गया और फिर एक सोफे पर यूं दम से गिर गया जैसे वो बेहद थका हुआ हो और अब उससे मजीद खड़े रहने की हिम्मत ना हो। आपका सामान कहाँ है? नौजवान ने पूछा। अभी मैंने ऐसा कोई रोग नहीं पाला है, प्रिंस ने मुंह बनाते हुए कहा। रोग? क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। नौजवान ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुमने मेरी बेगम के बारे में पूछा है ना, तो जब मेरी शादी नहीं हुई है तो फिर कैसी बेगम और कैसा सामान? प्रिंस ने कहा तो नौजवान पहले तो हैरत से उसकी शक्ल देखता रहा, फिर जैसे ही बात उसकी समझ में आई वो एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो समझ गया कि सामान से मुराद प्रिंस ने बेगम ली थी। मैं आपकी बेगम की नहीं, सफरी सामान की बात कर रहा हूँ। नौजवान ने हंसते हुए कहा, अरे बाप रे, क्या मैं अपना सामान साथ नहीं लाया हूँ? प्रिंस ने बौखलाकर बारी बारी अपने दोनों हाथ देखते हुए कहा, जब आप आए थे तो आपके हाथ खाली थे। नौजवान ने कहा, अरे बाप रे, सॉरी रहान भाई, मैं भूल गया, बाहर टैक्सी वाला खड़ा है, सामान टैक्सी में है, उसे किराया देना है और मेरे पास किराए की रकम नहीं है, इसलिए मैंने टैक्सी वाले को बाहर रुकने का कहा है। तुम जल्दी से जाओ और उसे किराया देकर उससे मेरा सामान लेकर आ जाओ, कहीं वो मेरा सामान लेकर भाग ही ना जाए। प्रिंस ने बौखलाए हुए लहजे में कहा, ओ ठीक है, मैं लाता हूँ सामान। नौजवान ने कहा, जिसका नाम रहान था, और फिर वो मुड़कर तेज़ तेज़ चलता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद प्रिंस यूं मुँह चलाने लगा जैसे चुंगम चबा रहा हो। थोड़ी ही देर में रहान वापस आ गया।
उसके एक हाथ में एक छोटा सा सफरी बैग था जिसे आमतौर पर टूरिस्ट कंधे पर डालकर घूमते फिरते थे। बस यही था आपका सामान? रेहान ने बैग इमरान के सामने करते हुए कहा। नहीं, मैं 10-15 सूटकेस, इतनी अटैची केस और 7 ब्रीफ केसों के साथ अपना बोरिया बिस्तर भी बांध कर लाया हूँ। और हाँ, इनके अलावा और भी बहुत कुछ था जो मैंने वहाँ पर बांधा हुआ था, प्रिंस ने कहा। तो रेहान बेख्तियार हंस पड़ा। ये सब कुछ आप एक ही टैक्सी में रखवा कर लाए थे? रेहान ने पूछा। नहीं, टैक्सी के पीछे 4 लोडर भी थे, प्रिंस ने कहा। तो रेहान खिलखिलाकर हंस पड़ा। लेकिन मुझे तो बाहर कोई लोडर दिखाई नहीं दिया, रेहान ने हंसते हुए कहा। भाग गए होंगे मेरा सामान लेकर, प्रिंस ने कहा। तो रेहान की हंसी तेज हो गई। उसने बैग इमरान के सामने रख दिया। महमूद बिन एहसान के बारे में क्या रिपोर्ट है? प्रिंस ने अचानक संजीदा होते हुए कहा। उसे यकलक संजीदा होते देखकर रेहान चौंक पड़ा। मैं उसकी निगरानी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो उसमें कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। वो रूटीन के तहत काम करता है और उसका रवैया भी साहब के साथ पहले जैसा ही है, रेहान ने भी संजीदा होते हुए कहा। क्या तुमने उसके लबो लहजे या शक्ल सूरत में भी कोई बदलाव महसूस नहीं किया? प्रिंस ने पूछा, जो जाहिर है इमरान ही था। नहीं, इसमें मामूली सा भी फ़र्क नज़र नहीं आया मुझे, रेहान ने जवाब दिया। मैंने तुम्हें उसकी फ़ोन कॉल्स टेप करने को कहा था, इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो ज़्यादातर सेलफ़ोन का इस्तेमाल करता है और सेलफ़ोन की रिकॉर्डिंग में कैसे कर सकता हूँ, रेहान ने कहा। उसकी सरगर्मियों पर नज़र रखी थी तुमने? इमरान ने पूछा। जी हाँ, मगर मुझे उसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई जो उसे मशकूक ज़ाहिर करती हो, लेकिन एक बात मुझे परेशान ज़रूर कर रही है, रेहान ने कहा। कौन सी बात? इमरान ने पूछा। पहले वो ज़्यादातर वक्त हेडक्वार्टर में गुजारता था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से वह हेडक्वार्टर में कम ही नज़र आता है और ज़ाती कामों का बहाना बनाकर कहीं चला जाता है। इसके बाद वो अगले ही दिन दिखाई देता है, वो भी हेडक्वार्टर में, रेहान ने कहा। तो क्या तुमने इस बात का पता नहीं चलाया कि वो कहाँ जाता है? इमरान ने चौंक कर कहा। मैंने 1-2 बार उसका ताक़ुब किया था, लेकिन वह हेडक्वार्टर से सीधा अपनी रिहायशगाह जाता है और फिर मैंने उसे रिहायशगाह से बाहर आते नहीं देखा। अगले दिन वो रिहायशगाह से ही हेडक्वार्टर रवाना होता है, वो भी अपनी मखसूस कार में, रेहान ने कहा। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वह हेडक्वार्टर में कम और अपनी रिहायशगाह में ज़्यादा रहने लगा है? इमरान ने कहा। जी हाँ, रेहान ने जवाब दिया। कौन कौन है उसकी फैमिली में? इमरान ने पूछा। कोई नहीं, उसके साथ चंद मुलाजिम या बॉडी गार्ड्स ही होते हैं, इसके अलावा तो उसके यहाँ कोई नहीं है। उसने शादी नहीं की, उसके माँ बाप हैं जो कब्रस में नहीं बल्कि अबू जहबी में रहते हैं, रेहान ने कहा। फिर वो सारा दिन घर में क्या करता रहता है? इमरान ने कहा। मालूम नहीं, मैं बाहर की हद तक तो उसकी निगरानी कर सकता हूँ, लेकिन उसे घर के अंदर जाकर चेक नहीं कर सकता, वरना मैं आसानी से उसकी नज़रों में आ सकता हूँ, रेहान ने जवाब दिया। कितनी देर के लिए वह हेडक्वार्टर आता है? इमरान ने पूछा। पहले तो वो सुबह से शाम तक हेडक्वार्टर में ही रहता था और ज़रूरत के वक्त ही बाहर जाता था, लेकिन आजकल वो आता भी देर से है और 1 या 2 घंटों से ज़्यादा ऑफिस में नहीं गुजारता, रेहान ने कहा। इसके बावजूद तुम कह रहे हो कि उसकी सरगर्मियाँ मशकूक नहीं है? इमरान ने उसे तेज़ नज़रों से घूरते हुए कहा। दफ्तर की हद तक या नॉर्मल निगरानी की हद तक तो वह मशकूक नहीं है। घर के अंदर वो कुछ करता है तो मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन घर के अंदर भला उसकी सरगर्मियाँ क्या मशकूक हो सकती हैं, रेहान ने कहा। तुम्हें इस बात का यकीन है कि वो अपनी रिहायशगाह में ही होता है? इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। जी हाँ, मैंने तो उसे अपने घर ही जाते देखा है, रेहान ने कहा। यह भी तो हो सकता है कि उसे तुम्हारी निगरानी के इल्म हो गया हो और वो तुम्हें दिखाने के लिए अपनी रिहायशगाह जाता हो, और या फिर अकबी या फिर किसी खुफिया रास्ते से निकल जाता हो, इमरान ने कहा। ओ ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वरना उसके घर में कैद होना मेरी समझ से भी बाहर था, रेहान ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। इसका मतलब है कि तुमने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया और महज उसकी नॉर्मल अंदाज में निगरानी करते रहे हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। जी हाँ, मुझे चौंके उसकी चाल डाल, बातों के अंदाज और रवैये में कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उसकी आम से अंदाज में निगरानी की थी, रेहान ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा। हो ना, हाँ, तो तुमने मेरे अहकामात की कोई परवाह नहीं की। मैंने तुमसे कहा था कि उसकी भरपूर अंदाज में निगरानी करना, लेकिन, इमरान ने घबराहट भरे लहजे में कहा। उसका घबराहट भरा लहजा सुनकर रेहान के चेहरे पर बौखलाहट उभर आई। सच सच सॉरी प्रिंस, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि आप उसकी रिपोर्ट लेने के लिए बजाते खुद यहाँ आ पहुँचेंगे। मेरा इरादा था कि अगर वह मुझे मशकूक मालूम होता तो मैं उसकी 1-2 दिन मज़ीद इंक्वायरी करता और फ़ोन पर आपको इसके बारे में तमाम तफसील बता देता, रेहान ने परेशानी के आलम में कहा, जैसे वाकई उसे अपनी कोताही पर शर्मिंदगी का एहसास हो रहा हो। तुम्हारी ये कोताही नाकाबिल बर्दाश्त है रेहान। तुम्हें मैंने खसूसी तौर पर उकाब ग्रुप की निगरानी के लिए रखा हुआ है, ताकि अगर कोई इस ग्रुप में गड़बड़ करे तो तुम उसके बारे में मुझे रिपोर्ट दे सको, लेकिन तुमने मेरे ही अहकामात हवा में उड़ा दिए और अपना काम सही तरीके से नहीं किया, तो फिर तुम ग्रुप की मॉनिटरिंग क्या करते होंगे, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मम्मा, मैंने इससे पहले कभी अपने काम में कोई कोताही नहीं की, रेहान ने हकलाते हुए कहा।
तो फिर अब क्यों हुई है तुमसे कोताही, बोलो। इमरान ने उसी अंदाज में कहा, गलती हो गई, आई एम रियली वेरी सॉरी। रहान ने सर झुकाते हुए शर्मिंदा लहजे में कहा, नहीं ये तुम्हारी गलती नहीं, गैर जिम्मेदारी है रहान। मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने महमूद बिन एहसान के पास अपने 2 आदमी भेजे हैं जिन्हें उसने इसराइल पहुंचाने की जिम्मेदारी ली थी। मैंने तुम्हें भी अहकामात दिए थे कि जब तक महमूद बिन एहसान मेरे साथियों को इसराइल ना पहुंचा दे, तुमने ना सिर्फ खुफिया तौर पर उनकी हिफाजत करोगे बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ रहोगे। लेकिन तुमने ये सब भी नहीं किया, बोलो क्यों नहीं किया ये सब तुमने। इमरान ने घबराते हुए कहा। तो रहान का रंग बदल गया। पिछले चंद रोज से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टरों ने मुझे बेड रेस्ट का कहा था। रहान ने जवाब दिया, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम जानते हो कि मैं सच और झूठ की तमीज़ कर सकता हूँ। इमरान ने घर्रा कर कहा। तो रहान के जिस्म में यकलख्त थरथरी सी दौड़ गई। वो उसने हकलाते हुए कहा, मुझे सच सुनना है रहान, सिर्फ सच। इमरान ने अंतयाई सर्द लहजे में कहा, अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। रहान ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद एक तवील सांस लेते हुए कहा, किस बात का इंतज़ार। इमरान ने चौंक कर कहा, मुझे यहाँ सुरख उकाब को बुलाना पड़ेगा, वही आपको सारा सच बताएगा। रेहान ने कहा। तो इमरान के चेहरे पर हैरत के तासरात उभर आए। महमूद बिन एहसान, क्या मतलब। इमरान ने कहा, उसे आने दें, फिर वो आपको सारी हकीकत बता देगा। रेहान ने कहा, कैसी हकीकत। इमरान ने उसी अंदाज में कहा, मैंने कहा है ना कि उसे आने दें, फिर आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। रहान ने उसी अंदाज में कहा। तो इमरान गौर से उसकी तरफ देखने लगा। उसे रहान की आंखों में अजीब पुरस्रार सी चमक दिखाई दे रही थी। ये चमक ऐसी थी जिसकी पुरस्रारियत इमरान जैसा इंसान भी समझने से कासर था। क्या वो तुम्हारे कहने से यहाँ आ जाएगा, इमरान ने पूछा। जी हाँ, रहान ने इस बात में सर हिलाकर कहा। ठीक है, बुलाओ उसे, इमरान ने कहा। तो रहान ने इस बात में सर हिलाया और फिर उसने अपनी जेब में हाथ डालकर सेलफोन निकाल लिया और फिर वो सेलफोन पर नंबर प्रेस कहने लगा। सेलफोन का स्पीकर ऑन करो, इमरान ने कहा। तो रहान ने इस बात में सर हिलाया और सेलफोन का स्पीकर ऑन कर दिया। सेलफोन से दूसरी तरफ बेल बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यस, राबता मिलते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ में खमार था, शायद बोलने वाला सो रहा था और वह सेलफोन की घंटी की आवाज़ सुनकर बेदार हुआ था। हसाम बोल रहा हूँ, रहान ने कहा। ओ तुम, रात के इस वक्त क्यों फ़ोन किया है। दूसरी तरफ से महमूद बिन एहसान ने हैरत भरे लहजे में कहा। एक इमरजेंसी है, रहान ने कहा। कैसी इमरजेंसी, महमूद बिन एहसान ने कहा। तुम मेरे फ्लैट में आ जाओ, फिर बताऊंगा, रहान ने कहा। ये मेरे सोने वक्त है एहसान, सुबह मुझे बहुत से ज़रूरी काम है, इसलिए मुझे परेशान मत करो, फ़ोन पर ही बता दो क्या इमरजेंसी है। महमूद बिन एहसान ने इस बार कदर नागवार और सख्त लहजे में कहा। ब्राइट स्टार मेरे पास मौजूद है और वो तुमसे मिलना चाहता है, रहान ने कहा। ब्राइट स्टार, क्या मतलब। ब्राइट स्टार यहाँ आया हुआ है तुम्हारे पास, महमूद बिन एहसान ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। हाँ, लो तुम खुद बात कर लो इससे, रोहान ने कहा और उसने सेलफोन इमरान की तरफ बढ़ा दिया। हसाम ठीक कह रहा है मिस्टर हसनाथ, तुम जल्द यहाँ पहुँचो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, इमरान ने करख्त लहजे में कहा। ओ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। इमरान की आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ से महमूद बिन हसान ने बुरी तरह से अकलाते हुए कहा। हसाम और हसनात उनके कोड्स नेम थे जो वो आम फ़ोन पर इस्तेमाल करते थे। कितनी देर में पहुँचोगे, इमरान ने उसी अंदाज में पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेंगे, महमूद बिन एहसान ने कहा। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और साथ ही उसे राबता डिस्कनेक्ट कर दिया। ये तुम दोनों चक्कर क्या चला रहे हो, इमरान ने सेलफोन मेज़ पर रख कर रहान की तरफ गौर से देखते हुए कहा। आपके फ़ायदे का ही चक्कर है, रहान ने मुस्कुरा कर कहा। फ़ायदे का चक्कर, क्या मतलब, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, सुरखुकाब आकर आपको सब कुछ बता देगा, रहान ने उसी अंदाज में कहा। तो इमरान एक तवील सांस लेकर रह गया। उसके आने तक मुझे चाय पिला सकते हो, इमरान ने कहा। ओह हाँ सॉरी, मैं आपकी मेहमान नवाजी करना भूल गया था, मैं आपके खाने के लिए कुछ लाता हूँ और साथ में चाय भी बना लाऊंगा, रहान ने उठते हुए कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। फ़ोन की घंटी बज उठी तो कर्नल स्कॉट ने चौंक कर मेज़ पर पड़े हुए सेलफोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर उसने सेलफोन उठा लिया। उसने सेलफोन की स्क्रीन देखी जिस पर एक मखसूस नंबर का डिस्प्ले हो रहा था। नंबर देखकर कर्नल स्कॉट की आंखों में चमक भर आई। कर्नल स्कॉट बोल रहा हूँ, उसने सेलफोन ऑन करके कान से लगाते हुए कहा। सुरखुकाब बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से सुरखुकाब की आवाज़ सुनाई दी। जानता हूँ, मैंने तुम्हारा नंबर देख लिया था, बोलो कैसे फ़ोन किया है, कर्नल स्कॉट ने कहा। बड़ा परिंदा मेरे पास पहुँच गया है, दूसरी तरफ से सुरखुकाब की मुसरत भरी आवाज़ सुनाई दी। तो कर्नल स्कॉट यकलख्त उछल पड़ा। क्या ये असली परिंदा है, कर्नल स्कॉट ने पूछा। हाँ, असली परिंदे के बारे में बताने के लिए ही तो मैंने तुम्हें कॉल की है, सुरखुकाब ने कहा। गुड शो, कब आया है वो, कर्नल स्कॉट ने पूछा। आधी रात का वक्त आया है, सुरखुकाब ने कहा। अब कहाँ है वो, कर्नल स्कॉट ने पूछा। मैंने जाल में फंसा कर पकड़ लिया है और अब जाहिर है वो मेरे पिंजरे में ही है,
सुरखुकाब ने कहा, पिंजरा मजबूत है ना, कहीं वो उसे तोड़कर निकल तो नहीं जाएगा। कर्नल स्कॉट ने कहा, बेफिक्र रहो, मेरा पिंजरा इतना कमज़ोर नहीं है जिसे तोड़कर वो आज़ादी हासिल कर सके। सुरखुकाब ने कहा, गुड शो, उसे लेकर फ़ौरन मेरे पास आ जाओ, मैं उस परिंदे को अपने सामने देखना चाहता हूँ। कर्नल स्कॉट ने कहा, ठीक है, लेकिन इस परिंदे की कीमत मेरी मर्ज़ी की होगी। मैं इसकी कीमत इन 2 स्याह परिंदों से ज़्यादा लूँगा जिन्हें मैंने पहले तुम्हारे हवाले किया था। सुरखुकाब ने कहा, मुझे मंजूर है, बड़े परिंदे के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, तुम बस उसे एक बार मेरे पास लेकर आ जाओ। कर्नल स्कॉट ने बेकरारी से कहा, ठीक है, मैं 1 घंटे तक फरासिक पहुंच जाऊंगा, तुम वहां से परिंदा पिंजरे समेत मुझसे हासिल कर लेना। सुरखुकाब ने कहा, ठीक है, मैं वहां आदमी भेज रहा हूँ, तुम उनके साथ बड़े परिंदे को लेकर मेरे पास पहुंच जाना, यहाँ आते ही तुम्हें इनाम भी मिल जाएगा। कर्नल स्कॉट ने कहा और साथ ही उसे सेलफोन कान से हटाकर सामने मेज पर रख दिया। उसके चेहरा मुसर्रत से चमक रहा था। बड़े परिंदे से मुराद इमरान था, जो सुरखुकाब के पास पहुंच चुका था और उसने जोसेफ और जवाना की तरह उसे भी अपने काबू में कर लिया था और अब वो उसे कर्नल स्कॉट के हवाले करना चाहता था ताकि वो उससे अपने मतलब का इनाम हासिल कर सके। और ज़ाहिर है ये खबर कर्नल स्कॉट के लिए बहुत बड़ी थी कि इमरान वहां आ पहुंचा है। कर्नल स्कॉट चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने सफ़ेद रंग के फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने लगा। कार्टर बोल रहा हूँ। रबता मिलती दूसरी तरफ से कार्टर की आवाज़ सुनाई दी, कर्नल स्कॉट बोल रहा हूँ। कर्नल स्कॉट ने सर्द लहजे में कहा, ओह यस चीफ। कर्नल स्कॉट की आवाज़ सुनते ही कार्टर ने इंतहाई मुतबाना लहजे में कहा, कार्टर, तुम्हें अभी और इसी वक्त फरासिक पहुंचना है। अली इमरान कब्रस पहुंच गया और इस वक्त सुरखुकाब के कब्जे में है और वो उसे लेकर फरासिक पहुंच रहा है। तुम तेज़ रफ्तार हेलीकॉप्टर में जाओ और वहां से बेहोश अली इमरान और सुरखुकाब को यहाँ ले आओ। कर्नल स्कॉट ने कहा, ओह क्या आपको यकीन है कि सुरखुकाब इमरान को वाकई हमारे हवाले कर देगा? कार्टर ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, उसने पहले भी तो इमरान के 2 साथियों के हमारे हवाले किया था। उसे दौलत का लालच है और दौलत के लिए वो इमरान को भी हमारे हवाले कर देगा। कर्नल स्कॉट ने कहा, लेकिन चीफ, लेकिन? कार्टर ने झिझकते झिझकते कहा, लेकिन क्या? कर्नल स्कॉट ने चौंक कर कहा, मेरा ख्याल है कि सुरखुकाब आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। कार्टर ने कहा, धोखा? क्या मतलब? कर्नल स्कॉट ने चौंक कर कहा, उसने दौलत के असूल के लिए इमरान के 2 साथियों को आपके हवाले किया था, जिन्हें मैं और अकाय हर तरफ तलाश करते फिर रहे थे। सुरखुकाब के बारे में आप जानते हैं कि उसका तल्लक पकीशा से है और वो फ़लस्तीनियों के साथ मिलकर न सिर्फ हमें बल्कि इसराइल की मुत्तहद एजेंसियों को भी नुकसान पहुंचा चुका है और सुरखुकाब के हाथों इसराइल के बेशुमार एजेंट्स हलाक हो चुके हैं। वो काफ़ी अरसे से मुसलसल इसराइल के ख़िलाफ़ काम करता चला आया है। फिर उसमें यकलख्त ये तब्दीली कैसे आ गई कि उसने न सिर्फ आपसे राबता किया बल्कि अज़हुद दौलत के लिए पकीशाई एजेंटों को आपके हवाले करने पर राज़ी हो गया और फिर उसने आपसे ये भी वादा कर लिया कि वली इमरान को भी कब्र से बुलाएगा और उसे भी बेहोश करके आपके हवाले कर देगा। मुझे न जाने क्यों उस पर शक हो रहा है। कार्टर ने कहा, कैसा शक? कर्नल स्कॉट ने कहा, यही कि उसके दिल में यकलख्त इसराइल के लिए जज्बा उल्फत कैसे जाग उठा कि वो इसराइल के सबसे बड़े और ख़तरनाक तरीन दुश्मनों को हमारे हवाले कर देगा और ये कि वो मुसलमान होकर अपने मुसलमान भाइयों से गद्दारी कैसे कर सकता है। उसका बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें फ़लस्तीनियों समेत बहुत से मुल्कों के एजेंट काम करते हैं और इसराइल को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहते हैं। कार्टर ने कहा, दौलत सबसे बड़ा लालच होता है कार्टर। दौलत के लिए आज का इंसान अपना ईमान तक बेच देते हैं और फिर सुरखुकाब से मेरे डॉलर्स में डील हुई थी। जोसेफ और जवाना को मेरे हवाले करके उसने 10 लाख डॉलर्स लिए थे, जबकि इमरान के लिए उसने मुझसे 50 लाख डॉलर्स का कहा था और अब फ़ोन पर वो मुआवजा ज़्यादा करने का कह रहा है। इतनी बड़ी दौलत पाने के लिए सुरखुकाब जैसा इंसान बदल गया तो इसमें हैरत की कौन सी बात है? तुम्हारी तरह मुझे भी इस पर शक हुआ था, लेकिन जब उसने जोसेफ और जवाना को लाकर मेरे हवाले किया तो मुझे उस पर यकीन हो गया कि वो वाकई दौलत का रसिया है और ऐसे इंसान हमारे बेहद काम आ सकते हैं। अगर आज वो इमरान को हमारे हवाले कर देता है तो फिर ये समझ लो कि उसके ज़रिए हम फ़लस्तीनी तहरीकों को भी शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं और बहुत से फ़लस्तीनी लीडर्स जो हमारे लिए सर दर्द का बायस बने हुए हैं, हम सुरखुकाब के ज़रिए उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। कर्नल स्कॉट ने उसे समझाते हुए कहा, आप ठीक कह रहे हैं चीफ, वाकई अगर सुरखुकाब हमारे साथ मिल जाए तो हम फ़लस्तीनियों को नाको चने चुभवा सकते हैं। इनकी तलाश में ज़्यादा तगोदू भी नहीं करनी पड़ेगी। सुरखुकाब और उसका ग्रुप उन्हें ज़मीन की गहराइयों से भी निकाल कर ला सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद न जाने क्यों मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि सुरखुकाब, जो मुसलमानों और ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों का मसीहा समझा जाता है, हमारे साथ मिल गया है। कार्टर ने कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अक्ल तस्लीम नहीं करती, लेकिन वक्त आने पर यही बातें हकीकत का रूप धार लेती हैं। बहरहाल तुम्हें इस मामले में अपना दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, तुम वही करो जो कहा जा रहा है। सुरखुकाब से मेरी बाकायदा डीलिंग हुई है और मैं अहमक नहीं हूँ। कर्नल स्कॉट ने मुँह बनाते हुए कहा, यस चीफ। कार्टर ने एक तवील सांस लेकर कहा, अब तुम फरासक जाओ और उन दोनों को लेकर मेरे पास पहुँचो, हरी अप। कर्नल स्कॉट ने कहा, कितने अफराद को साथ ले जाऊँ मैं? कार्टर ने पूछा।
क्या ज़रूरत है आदमी साथ ले जाने की? सुरखुकाब ने इमरान को बेहोश किया हुआ उसे साथ लो और बेहोश इमरान को हेलीकॉप्टर में डाल कर ले आना, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, कार्टर ने जवाब दिया और कर्नल स्कॉट ने उसे चंद मजीद हदायत दी और रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। होनहा, मुझे अहमक समझता है, दुनिया में आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है जो कर्नल स्कॉट को धोखा दे सके। मैं इंसानी चेहरा और आंखें पढ़ना जानता हूँ। जब सुरखुकाब मेरे सामने आया था तो मैंने उसका चेहरा और आंखें पढ़ी थीं, जिनमें सिवाय दौलत की हवस से सिवा कुछ नहीं था। अगर उसने मुझे धोखा देना होता तो वो जोसेफ और जवाना को लेकर मेरे पास ना आता और इमरान को पकीशा से बुलाकर मेरे हवाले करने की डील न करता। मैं इन लोगों में से नहीं हूँ जो सोचे समझे और परखे बगैर किसी पर भरोसा कर लेते हैं, कर्नल स्कॉट ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी तो कर्नल स्कॉट ने चौंक कर फ़ोन सेटों की तरफ देखना शुरू कर दिया। नीले रंग के फ़ोन सेट पर एक बल्ब जल बुझ रहा था, जिसका मतलब था कि उसी सेट की घंटी बजी है। कर्नल स्कॉट ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। कर्नल स्कॉट बोल रहा हूँ, कर्नल स्कॉट ने मखसूस लहजे में कहा। डीनी बोल रहा हूँ, चीफ कंट्रोल रूम से। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। बोलो, क्यों फ़ोन किया है? कर्नल स्कॉट ने चौंक कर कहा। ब्लैक रूम से मुझे X3 का काशन मिल रहा है चीफ, डैनी ने कहा तो कर्नल स्कॉट बेख्तियार उछल पड़ा। X3 क्या मतलब? कर्नल स्कॉट ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। यस चीफ, मैं रूटीन के तहत हेडक्वार्टर की ग्रीन रे से चेकिंग कर रहा था। चेकिंग के दौरान मशीन से अचानक तेज सीटी की आवाज़ निकलने लगी, जो इस बात का काशन दे रही थी कि हेडक्वार्टर के किसी हिस्से में वाइट X3 मौजूद है। मैंने फ़ौरन मशीन को X3 की ट्रेस पर लगा दिया और फिर मुझे X3 डिवाइस ब्लैक रूम में मिल गई, जहां 2 स्याफाम कैद हैं, डैनी ने तफसील बताते हुए कहा। वाइट X3 ट्रैकर का काम करता है ना? कर्नल स्कॉट ने जबड़े फेंचते हुए कहा। यस चीफ, इस डिवाइस से किसी भी लोकेशन का आसानी से पता लगाया जा सकता है और जहां ये डिवाइस मौजूद हो वहां क्राइट एक्स मिसाइल भी फायर किया जाता है, जो इस डिवाइस को फॉलो करता है और ठीक निशाने पर आकर हिट करता है, डैनी ने जवाब दिया तो कर्नल स्कॉट ने बेख्तियार जबड़े फेंच लिए। क्या ये डिवाइस उन स्याफामों में से किसी के पास है? कर्नल स्कॉट ने पूछा। नो चीफ, डिवाइस एक स्याफाम की कुर्सी के नीचे लगी हुई है। ये वही स्याफाम है जिसने कुर्सी के पाए की तारें तोड़ने की कोशिश की थी और करंट लगने से बेहोश हो गया था, डैनी ने जवाब दिया। वो दोनों तो बंधे हुए हैं, फिर वो कुर्सी के नीचे डिवाइस कैसे लगा सकते हैं? कर्नल स्कॉट ने हैरत भरे लहजे में कहा। यस चीफ, उस डिवाइस को देखकर मैंने कैमरे में लगे हुए SS वीडियोस चेक की थी। मैंने उन वीडियोस में आपके साथ आने वाले सुरखुकाब को कुर्सी के नीचे वो डिवाइस लगाते देखा था, डैनी ने कहा और उसकी बात सुनकर कर्नल स्कॉट बुरी तरह से उछल पड़ा। सुरखुकाब, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, जब स्याफाम करंट लगने से बेहोश हुआ था तो सुरखुकाब उसे चेक करने आगे आया था और उसने स्याफाम को चेक करते हुए आपकी मौजूदगी में नहायत चालाकी से काम लेते हुए डिवाइस उसकी कुर्सी के नीचे लगा दी थी, डैनी ने जवाब दिया तो कर्नल स्कॉट ने बेख्तियार जबड़े पेंच लिए। हो ना, उसने वो डिवाइस वहाँ क्यों लगाई है? कर्नल स्कॉट ने गर्राहट भरे लहजे में कहा। हो सकता है चीफ कि उसने हेडक्वार्टर को ट्रेस करने के लिए डिवाइस वहां लगाई हो, या फिर वो हेडक्वार्टर पर क्राइट एक्स मिसाइल फायर करना चाहता हो ताकि डिवाइस की मदद से मिसाइल ठीक अपने टारगेट तक पहुंचे और हेडक्वार्टर तबाह हो जाए, डैनी ने अपना ख्याल पेश करते हुए कहा तो कर्नल स्कॉट का चेहरा यकलख्त मतगैर हो गया। क्या तुम्हें यकीन है कि ये डिवाइस सुरखुकाब नहीं लगाई थी? कर्नल स्कॉट ने गर्राते हुए कहा। यस चीफ, मेरे पास उसकी वीडियो मौजूद है, आप चाहें तो देख सकते हैं, डैनी ने जवाब दिया। क्या अभी वो डिवाइस वहाँ लगी हुई है? कर्नल स्कॉट ने उसी अंदाज में कहा। यस चीफ, मैंने डिवाइस ऑफ करने और उसे वहाँ से उतारने के लिए एल्सन को भेज दिया है। वो डिवाइस ऑफ करके ला देगा और उसे उतार कर मेरे पास ले आएगा, डैनी ने कहा। ठीक है, तुम इस डिवाइस को संभाल कर रखना और ग्रीन रे से मजीद सर्चिंग करो, हो सकता है ऐसी और भी डिवाइसेस यहाँ लगी हुई हों। यहाँ जो भी डिवाइस मैंने उसे फौरी तौर पर हटा दो, कर्नल स्कॉट ने तहकमाना लहजे में कहा। यस चीफ, डैनी ने कहा और कर्नल स्कॉट ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर हैरत और गुस्से के तासरात नुमायां हो गए थे। होना तो कार्टर का खदशा दुरुस्त था। सुरखुकाब मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है, कर्नल स्कॉट ने घबराते हुए कहा। चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर उसने मेज़ पर पड़ा हुआ सेलफोन उठाया और कार्टर को कॉल करने लगा। कार्टर बोल रहा हूँ, राबता कायम होते ही कार्टर की आवाज़ सुनाई दी। कार्टर बोल रहा हूँ, राबता कायम होते ही कार्टर की आवाज़ सुनाई दी। कर्नल स्कॉट बोल रहा हूँ कार्टर, कर्नल स्कॉट ने करख्त लहजे में कहा। यस चीफ, कार्टर ने मुदबाना लहजे में कहा। तुम्हारा ख्याल ठीक है कार्टर, ये सुरखुकाब मेरे साथ वाकई गेम कर रहा है, कर्नल स्कॉट ने गुस्सीले लहजे में कहा। ओ, कैसे पता चला? कार्टर ने चौंकते हुए कहा तो कर्नल स्कॉट ने उसे X3 डिवाइस के बारे में बता दिया। ओह, इसका मतलब है कि सुरखुकाब सुपर एजेंसी का हेडक्वार्टर ट्रेस करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, कार्टर ने चौंकते हुए कहा। हेडक्वार्टर ट्रेस करने के लिए क्या मतलब? कर्नल स्कॉट ने चौंक कर कहा। चीफ,
आपके एतमाद करने के बावजूद सुरखुकाम को हेडक्वार्टर में लाने से पहले मैंने उसकी आंखों पर स्यापट्टी बंधवा दी थी ताकि उसे इस बात का इल्म ना हो सके कि सुपर एजेंसी के हेडक्वार्टर कहाँ है। उसकी भरपूर अंदाज में तलाशी भी ली गई थी, लेकिन तलाशी के दौरान उससे कुछ बरामद नहीं हुआ था। इसके बावजूद वो हेडक्वार्टर में X3 डिवाइस लाने में कामयाब हो गया था। उसे शायद पहले से इस बात का अंदाज़ा था कि हेडक्वार्टर की लोकेशन उससे छुपाई जाएगी, इसलिए वो अपने साथ डिवाइस लाया था और फिर उसने चालाकी से वो डिवाइस अपने ही साथी की कुर्सी के नीचे लगा दी ताकि किसी को इसका इल्म ना हो सके। अब वो इस डिवाइस के ज़रिए आसानी से हेडक्वार्टर की लोकेशन ट्रेस कर सकता है। हेडक्वार्टर पहुंचना उसके लिए नामुमकिन था, इसलिए उसने ये सारा चक्कर चलाया कि वो आपसे डील करके इमरान के 2 साथियों को आपके हवाले कर दे ताकि वो जब हेडक्वार्टर पहुंचे तो सुरखुकाब भी यहाँ पहुंच जाए और उसे हेडक्वार्टर की लोकेशन मालूम हो जाए या फिर हेडक्वार्टर में डिवाइस लगाने में कामयाब हो जाए। इस डिवाइस की मदद से वह हेडक्वार्टर को ट्रेस करके उस पर हमला भी करा सकता है और क्राइट एक्स मिसाइल से भी हेडक्वार्टर को टारगेट बना सकता है। और आपने इस पर एतमाद करके उसका हर काम आसान कर दिया था, कार्टर ने कहा। लेकिन उसने जोसेफ और जवाना को मेरे हवाले किया है, इस बात को तुम किस खाने में फिट करोगे? कर्नल स्कॉट ने गर्राते हुए कहा। हो सकता है कि ये असली जोसेफ और जवाना ना हो, कार्टर ने कहा। तो कर्नल स्कॉट बुरी तरह से उछल पड़ा। ओह ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसने यकीनन अपने 2 आदमियों का इंतखाब किया होगा जिनके कद काठ जोसेफ और जवाना जैसे होंगे, और फिर वो उन्हें यहाँ ले आया ताकि मुझे यकीन दिला सके कि वो मेरे साथ मुखलिस है और वाकई उसने दौलत के लिए ये सब कुछ किया है। जब मैंने उन दोनों को हलाक करने की बात की थी तो उसने कहा था कि मैं उस वक़्त तक इन दोनों को ज़िंदा रखूं जब तक इमरान यहाँ नहीं पहुँच जाता। वो उन दोनों को इमरान को काबू करने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ। उसने सोचा होगा कि जब वो अगली बार आएगा तो इमरान और उसके साथी के साथ आएगा, तो वह हेडक्वार्टर में दाखिल होते ही हर तरफ तबाही मचा देंगे और कैद में मौजूद अपने इन 2 आदमियों को भी आज़ाद करा कर ले जाएंगे और आपसे ब्लू डायमंड भी हासिल कर लेंगे, कार्टर ने कहा। हाँ हाँ, यही उसकी प्लानिंग मालूम होती है। ओह गॉड, ये सुरखुकाब किस कदर ख़तरनाक और शातिर इंसान है। मैंने इसका चेहरा और उसकी आंखें रीड की थी, लेकिन उसके चेहरे और आंखों में मुझे ऐसा कोई तासर दिखाई नहीं दिया था कि वो मुझसे कोई गेम खेल रहा है, कर्नल स्कॉट ने कहा। मैंने अपना खदशा ज़ाहिर किया था चीफ, लेकिन आपने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया था, कार्टर ने कहा। हो ना, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने हेडक्वार्टर को वाकई मुश्किल में डाल दिया है। वाइट X3 डिवाइस ऑन थी, अब तक तो इस डिवाइस की मदद से वो हेडक्वार्टर की लोकेशन ट्रेस कर चुके होंगे, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, ऐसा होना नागरेज है, कार्टर ने जवाब दिया। बहरहाल अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सुरखुकाब यही समझ रहा होगा कि मैं उसके डॉज में आ चुका हूँ। वो जो कहेगा मैं आंखें बंद करके उसकी बात का यकीन कर लूँगा, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, कार्टर ने कहा। मैं उसका डोज उसी पर उलटना चाहता हूँ। वो इमरान को यहाँ जिस मकसद के लिए भी ला रहा है, मैं चाहता हूँ उसे ना रोका जाए। मेरा मकसद इमरान की हलाकत है, जिसे मैं हर सूरत में पूरा करूँगा। तुम ऐसा करो कि फरासक अकेले ना जाओ, अपने साथ कमांडोज ले जाओ और सुरखुकाब जैसे इमरान को लेकर वहाँ आए उसे गोली मारकर उससे इमरान को छीन कर ले आना। लेकिन ये याद रहे कि इमरान बेहोशी की हालत में हो, ताकि तुम जैसे उसे यहाँ लाओ मैं उसे अपने हाथों से गोली मार सकूँ, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, अगर आप हुक्म हो तो मैं उन दोनों को एक साथ गोलियां मार दूं। मैं तस्दीक के लिए उन दोनों की लाशें उठा कर ले आऊँगा, कार्टर ने कहा। नहीं, मैं जैसा तुमसे कह रहा हूँ वैसा ही करो, बल्कि सुरखुकाब को भी जिंदा ही पकड़ने की कोशिश करो। उसे मुझे धोखा देने की कोशिश की है, मैं जब तक उससे इंतकाम ना लूँगा मुझे सुकून नहीं आएगा, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, मैं उसे ज़िंदा पकड़ने की कोशिश करूँगा, कार्टर ने कहा। गुड लक, मैं तुम्हारी कामयाबी का मुंतज़र रहूँगा। जैसे ही तुम उन दोनों को काबू करो मुझे फ़ौरन इतला कर देना, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, कार्टर ने कहा और कर्नल स्कॉट ने उसे चंद मजीद हदायत देकर फ़ोन बंद कर दिया। होनहा, सुरखुकाब की ये जुर्रत कि वो मुझे धोखा दे, मैं उसके टुकड़े उड़ा दूंगा, उसकी बोटियां नोच लूंगा, कर्नल स्कॉट ने गर्राते हुए कहा। गुस्से से उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। उसका बस नहीं चल रहा था कि सुरखुकाब एक बार उसके सामने आ जाए तो वो वाकई उस पर किसी खूंखार भेड़िए की तरह झपट पड़े और उसकी बोटियां उड़ा कर रख दे। वो कार्टर के फ़ोन का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। इस इंतज़ार में वो कभी सामने पड़ी फाइल पढ़ने लगता, कभी बेचैनी के आलम में कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर लेता, और जब उसे किसी कुल चैन ना आता तो वो कुर्सी से उठकर दोनों हाथ पुश्त पर बांध कर इंतहाई बेचैनी के आलम में इधर उधर टहलने लग जाता। हो रहा 1 घंटा हो गया, अभी तक कार्टर की कॉल क्यों नहीं आई, कर्नल स्कॉट ने रिस्ट वॉच इंतहाई बेचैनी और परेशानी के आलम में कहा। उसने लम्हे मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो कर्नल स्कॉट तेज़ी से फ़ोन की तरफ झपटा। नीले रंग के फ़ोन के सेट की घंटी बजी थी। यस, कर्नल स्कॉट बोल रहा हूँ, कर्नल स्कॉट ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते ही तेज़ लहजे में कहा। डिनी बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से कंट्रोल रूम के इंचार्ज डिनी की आवाज़ सुनाई दी तो कर्नल स्कॉट चौंक पड़ा, क्योंकि डिनी के लहजे में बेहद परेशानी और खौफ का अंसर था। क्या हुआ, तुम इस कदर घबराए हुए क्यों हो?
कर्नल स्कॉट ने करख्त लहजे में कहा। स्याफाम ब्लैक रूम से भाग गए हैं चीफ। दूसरी तरफ से डेनी ने बड़े बौखलाए हुए लहजे में कहा। तो कर्नल स्कॉट को यूं महसूस हुआ जैसे डेनी ने स्याफामों के ब्लैक रूम से भागने का कहकर उसके सर पर हथौड़ा मार दिया हो। स्याफाम भाग गए हैं? क्या मतलब? कहाँ भाग गए हैं वो और कैसे भाग गए हैं? कर्नल स्कॉट ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। मैं नहीं जानता चीफ। आपकी हदायत थी कि मैं उन्हें वक्तन फ़वक्तन चेक करता रहूं। जब मैंने उस कमरे में X3 डिवाइस से ट्रेस की थी तब तक वो उस कमरे में मौजूद थे और मैंने वहां एल्सन को भेजा था जो स्याफाम की कुर्सी के नीचे लगी हुई डिवाइस उतार कर ले आया था और मैंने उस डिवाइस को ऑफ कर दिया था। इसके बाद मैंने पूरे हेडक्वार्टर की ग्रीन रेस से चेकिंग की लेकिन हेडक्वार्टर में सिवाय इस डिवाइस के और कोई डिवाइस मौजूद नहीं थी। 1 घंटे बाद मैंने दोबारा ग्रीन रेस से चेकिंग की और जब मैंने ब्लैक रूम को चेक किया तो यह देखकर चौंक पड़ा कि जिन राड वाली कुर्सियों पर स्याफाम जकड़े हुए थे वो खाली हैं और दोनों स्याफाम वहां से गायब हैं। कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ है। ब्लैक रूम में 2 अफराद की लाशें मौजूद हैं और ये 2 अफराद वही मुहाफिज हैं जो ब्लैक रूम के बाहर उनकी हिफाजत के लिए मौजूद थे। इन दोनों अफराद के पास कार्ड्स गायब हैं। जोसेफ और जवाना शायद उनके पास कार्ड ले गए हैं, इसीलिए वो अब ग्रीन रेज की रेंज में नहीं आ रहे हैं चीफ, डेनी ने तफसील बताते हुए कहा। तो कर्नल स्कॉट को अपने दिमाग में धमाके होते हुए महसूस हुए। ये कैसे हुआ? वो रात वाली कुर्सियों से आज़ाद कैसे हो गए और अब कहाँ हैं? कर्नल स्कॉट ने इंतहाई हकलाहट भरे लहजे में कहा। मैं नहीं जानता चीफ। मैंने उन्हें हेडक्वार्टर में हर जगह चेक किया है लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। पास कार्ड्स की वजह से ग्रीन रेज उनकी चेकिंग नहीं कर रही है, डेनी ने कहा। ब्लैक रूम की वीडियोस चेक करो, देखो वो रात वाली कुर्सियों से कैसे आज़ाद हुए हैं और कहाँ गए हैं। ब्लैक रूम के साथ साथ हेडक्वार्टर के तमाम हिस्सों की वीडियोस चेक करोगे तो वो तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। उन्हें ढूंढो, हर हाल में ढूंढो। अगर उन्हें जल्द से जल्द ना ढूंढा गया तो वो हेडक्वार्टर में तबाही फैला देंगे। कर्नल स्कॉट ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। यस चीफ, मैं भी चेक करता हूँ, डेनी ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। हेडक्वार्टर के हर हिस्से में मसला अफराद भेज दो और मेरी तरफ से उन्हें हुक्म दो कि उन्हें जोसेफ और जवाना कहीं भी दिखाई दें तो वो उन्हें गोलियां मार दें। कर्नल स्कॉट ने उसी तरह चीखते हुए कहा। यस चीफ, मैं अभी अहकामात दे देता हूँ, डेनी ने कहा। तो कर्नल स्कॉट ने रिसीवर केडर पर पटक दिया। उसका चेहरा गीज़ और गजब से सुर्ख हो रहा था। गुस्से के बावजूद उसके चेहरे पर परेशानी और खौफ के तासरात दिखाई दे रहे थे, जैसे जोसेफ और जवाना के ब्लैक रूम से गायब होने का सुनकर उसे ज़बरदस्त शौक लगा हो। अभी उसने रिसीवर रखा ही था कि उसी लम्हे सेलफोन की घंटी बज उठी। कर्नल स्कॉट ने झपट कर मेज़ पर पड़ा हुआ सेलफोन उठाया और फिर इससे पहले कि वह सेलफोन की स्क्रीन का डिस्प्ले देखता उसी लम्हे एक ज़ोरदार धमाका हुआ। धमाका इस कदर तेज़ था कि धमाके की आवाज़ सुनकर कर्नल स्कॉट के हाथ से सेलफोन निकलकर नीचे गिर गया। वो तेज़ी से मुड़ा और फिर उसकी आंखें हैरत और खौफ से फैलती चली गईं। उसका रंग यकलख्त हल्दी की तरह जर्द हो गया था, जैसे उसे मौत का चेहरा देख लिया हो। तो आप ये समझ रहे थे कि मैं आपके साथ गद्दारी कर रहा हूँ? महमूद बिन एहसान ने इमरान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। इस बात का मुझे यकीन तो नहीं है कि तुम जैसा इंसान भी गद्दार हो सकता है, लेकिन हालात जो जाहिर कर रहे हैं इससे तुम शक के दायरे में तो आते हो, इमरान ने कहा। तो महमूद बिन एहसान भी अख्तियार हंस पड़ा। वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था और इमरान को रेहान के फ्लैट में देख कर हैरान रह गया था। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मर तो सकता हूँ लेकिन आपसे या मुसलमानों से कभी गद्दारी का सोच भी नहीं सकता, महमूद बिन एहसान ने कहा। तो फिर तुमने जोसेफ और जवाना को कर्नल स्कॉट के सुपुर्द क्यों किया है? इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। आपका ही हुक्म था, महमूद बिन एहसान ने कहा। तो इमरान उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मेरा हुक्म था? क्या मतलब? क्या मैंने तुमसे कहा था कि जोसेफ और जवाना को ले जाकर सुपर एजेंसी के चीफ के हवाले कर दो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, आपने कहा था कि मुझे जोसेफ और जवाना की मदद करनी है और उन्हें इसराइल पहुंचाना है ताकि वो सुपर एजेंसी के खिलाफ काम कर सकें। आपने मुझे ये भी हुक्म दिया था कि मुझे उनके साथ मिलकर हर सूरत में सुपर एजेंसी के हेडक्वार्टर ट्रेस करना है और वहाँ घुसकर कर्नल स्कॉट से ब्लू डायमंड हासिल करना है। कर्नल स्कॉट के बारे में कोई नहीं जानता कि वो कौन है और कहाँ रहता है और उसके हेडक्वार्टर का भी किसी को इल्म नहीं है। इस हेडक्वार्टर को तलाश करना जो ये शहर लाने के मुतरादिफ था। अगर मैं जोसेफ और जवाना के साथ इसराइल जाकर सुपर एजेंसी को तलाश करने की कोशिश करता तो हमें ना जाने कितना वक्त लग जाता। आपका हुक्म था कि जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए, तो मेरे दिमाग में सुपर एजेंसी के हेडक्वार्टर और ख़ास तौर पर कर्नल स्कॉट तक पहुंचने की एक तरकीब आ गई, महमूद बिन सुल्तान ने कहा। कैसी तरकीब? इमरान ने कहा। उसके लहजे में बदस्तूर हैरत का अंसर था। कर्नल स्कॉट उकाब ग्रुप की तलाश में भी था, क्योंकि उकाब ग्रुप ने इसराइल में दूसरी एजेंसियों के साथ सुपर एजेंसी को बेहद नुकसान पहुंचाया है।
मैंने सुपर एजेंसी के हेडक्वार्टर ट्रेस करने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन इस सिलसिले में मेरी कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। यहाँ तक कि आपने मुझे लेडी एंडा की जो टिप दी थी उसे गोल्ड फिश ने अगवा किया है, और बाद में गोल्ड फिश भी सुपर एजेंसी के एजेंटों के हाथ लग गई थी और फिर गायब हो गई थी। तो मैंने उस जगह से लेडी एंडा को उठा लिया था जहाँ गोल्ड फिश ने उसे छुपा रखा था। लेडी एंडा की मैंने ज़बान खुलवा ली थी और उससे सुपर एजेंसी के हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल की थी। उसने तमाम मालूमात फराहम कर दी थी जिस पर मैंने यकीन कर लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसने जो भी मालूमात फराहम की थी वो सब गलत थी। तशद्दुद और तकलीफ से बचने के लिए लेडी एंडा ने झूठ बोला था। मैंने अपने ग्रुप के साथ उस जगह रेड किया, लेकिन ना वहाँ का स्क्वाड था और ना ही सुपर एजेंसी के हेडक्वार्टर। मुझे लेडी एंडा के झूठे बयान पर बेहद गुस्सा आया। मैंने इस पर दोबारा तशद्दुद किया, लेकिन इस बार उसने मेरे किसी सवाल का जवाब ना दिया और मेरे तशद्दुद की ताब ना लाकर हलाक हो गई। मेरे लिए फिर वही मसला सामने आ गया कि मैं सुपर एजेंसी के हेडक्वार्टर कैसे ट्रेस करूं। फिर जब चीफ ने मुझे कहा कि वो जोसेफ और जवाना को सुपर एजेंसी के खिलाफ काम करने भेज रहे हैं, तो मेरे जहन में एक तरकीब आई। ये तरकीब उस वक्त मेरे जहन में आई थी जब मुझे कर्नल स्कॉट का एक पर्सनल नंबर मिल गया था। उसका नंबर मुझे लेडी एंडा ने ही बताया था। उसने ये सोच कर नंबर बता दिया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर्नल स्कॉट से फ़ोन पर बात कर सकता हूँ, उसका सेटेलाइट नंबर ट्रेस नहीं कर सकता। बहरहाल जब जोसेफ और जवाना यहाँ पहुँच गया और सुपर एजेंसी के चीफ कर्नल स्कॉट ने इन दोनों को हलाक करने के लिए कब्रसी एजेंट अकाई को एक्टिव किया, तो मैंने कर्नल स्कॉट से फ़ोन पर रब्ता किया। मैंने उसे जब बताया कि मैं सरखुकाब बोल रहा हूँ, तो पहले तो उसे मेरी बात पर यकीन ना आया, लेकिन बहरहाल मैंने उसे यकीन दिला दिया और फिर मैंने उससे इस अंदाज में बातें करनी शुरू कर दी जैसे मैं वाकई उकाब ग्रुप की सरबराही से उकता चुका हूँ और दौलत के असूल के लिए उसका साथ देना चाहता हूँ। पहले तो कर्नल स्कॉट ने मेरी किसी बात पर यकीन ना किया, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि वो जिस जोसेफ और जवाना को तलाश कर रहा है उनके बारे में मुझे मालूम है कि वो कहाँ है, तो उसने फौरी तौर पर उन दोनों को अपने हवाले करने को कहा। मैंने उससे कहा कि उन दोनों के लिए वो मेरे साथ सौदा करे। मैं इन दोनों को 10 लाख डॉलर्स के बदले उसके हवाले करूँगा। तो उसने मेरी बात मान ली और फिर मेरी उससे डील हो गई। मैं जोसेफ और जवाना को कुछ ना बताना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें बेहोश किया और फिर फरासत ले गया जहाँ मेरा खुफिया ठिकाना है। मैंने कर्नल स्कॉट को वहीं बुलाया था। ये सरासर रिस्क था। कर्नल स्कॉट पूरे स्क्वाड के साथ वहाँ आ सकता था और वो मेरे खुफिया ठिकाने पर फोर्स के साथ हमला भी कर सकता था। इसलिए मैंने फरासत के इलाके में टॉप शूटर्स को छुपा दिया था, ताकि अगर कर्नल स्कॉट या उसके साथियों की तरफ से हम पर हमला किया जाए तो वो टॉप शूटर्स हमें उनसे महफूज कर सकें। कर्नल स्कॉट एक तेज़ रफ्तार हेलीकॉप्टर पर आया। उसके साथ चंद मसला अफराद ज़रूर थे, लेकिन ये देखकर मुझे हैरत के साथ खुशी भी हुई कि वो असूल पसंद आदमी है। उसने जो डील की थी, इस डील पर वो कारबंद था, ये जानते हुए भी कि सुरखुकाब इसराइल और उसकी फ़ोर्स का कितना बड़ा दुश्मन है, फिर भी उसे मुझसे कोई बात ना की थी। वो 10 लाख डॉलर्स भी साथ लाया था। जारी है।